नीट इज अ होल डैम वॉर। पे सब बस वेट कर रहे हैं कि एक वीकनेस दिखे तुम्हारे सामने वाले ओपोनेंट में और वो तुम उसको गिरा के तुम आगे बढ़ पाओ। फिर से फेलियर, ऐसा लग रहा था कि मैं फेल ही फेल हो जा रही हूँ, कभी पास क्यों नहीं हो रही, फिर से फेल कैसे मैं हो गई। सारे के सारे यूनिट्स इतनी स्पीड से खत्म हो रहे हैं, सबको देख के लग रहा है सबको सब कुछ आता है, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं आता। आई वॉज जस्ट लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं अपनी ड्रीम्स पे गिव अप कर दूं, क्या मैं भूल जाऊं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मम्मा ने मुझे ऐसे पकड़ के बोला, क्या कर रही हो तुम, एंड आई वाज जस्ट सम। सो लेट्स स्टार्ट, मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तब मम्मी मुझे स्टोरी सुनाती थी, बट मम्मी मुझे कभी राजा रानी की कहानियां नहीं सुनाती थी। मम्मी मुझे हमेशा साइंस की बुक्स पढ़ के सुनाती थी। कभी मम्मी मुझे स्पेस के बारे में बताती थी, कभी मुझे डायनासोर्स के बारे में बताती थी, कभी एनिमल्स, कभी प्लांट्स। ऐसे ही एक दिन मम्मी ने मुझे एक स्टोरी बताई ह्यूमन बॉडी के बारे में, एंड आई वॉज जस्ट सो इंट्रीग। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड हैप्पी थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई मेरे अंदर कि मुझे और बताओ और बताओ और बताओ। एंड आई थिंक वहीं से मेरा लव शुरू हुआ फॉर द ह्यूमन बॉडी, एंड वहीं से मेरा एक ड्रीम पैदा हुआ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, स्कूल टाइम में मैं एवरेज बच्ची नहीं थी, मैं काफ़ी अच्छी बच्ची थी। मैं हमेशा टॉप करती थी, फर्स्ट या सेकेंड, उससे नीचे मेरा कभी नंबर आया ही नहीं। 10-20 बच्चों में टॉप करके खुद को मैं आइंस्टाइन समझने लगी थी, एंड मुझे लगता था कि मेरे से महान कोई और है ही नहीं। जब रिलेटिव्स वगैरह कोई पूछते थे कि क्या करना चाहते हो बड़े होके, तो मैं कहती थी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एंड सब कहते थे कि डॉक्टर बनना तो बहुत डिफिकल्ट है। एंड मैं ऐसी थी, मेरे लिए डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्या चीज़ है, मैं अपने स्कूल में टॉप करती हूँ, मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इतना ज़्यादा एरोगेंस था कि क्या बताऊँ। इस एरोगेंट इशिता की डेथ हुई क्लास 11th में, जब मैं एक्चुअल में कोचिंग में एनरोल हुई। जब मैं कोचिंग में एनरोल हुई, मेरे बैच में थे 80 स्टूडेंट्स, एंड 80 स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स थे वो हर जगह से आ रहे थे, ऑफ ऑल ओवर इंडिया। कुछ लोग महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बिहार से, हरियाणा से, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। एंड मेरे बैच में 80 स्टूडेंट्स, एंड ऐसे 20 और बैचेस थे हमारे एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर। यानी कि पूरा का पूरा जो थीम था वो पूरा का एक मधुमक्खी का छत्ता लगता था जब छुट्टी होती थी, जब सारे बच्चे बाहर आते थे। तो तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिटिव वर्ड का मतलब, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे ऑल ओवर इंडिया से, एंड सब के सब अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स के टॉपर्स रहे हैं। तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि ओ नो, ये कितना टफ होने वाला है। कोचिंग भी बहुत ब्रूटल था, क्योंकि टीचर्स भी हमेशा क्या करते थे, उन एक दो टॉपर बच्चों पे ही ध्यान देते थे। बाकी हम सब तो लगते थे जैसे फीस देने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों पे कोई अटेंशन नहीं देता था, हम लोगों को कोई टाइम नहीं देता था, सिर्फ उन एक दो बच्चों पे ही ध्यान रहता था जिनको उनको पता था कि यही लोग रिजल्ट देंगे। मेरा जो डे का टाइम टेबल था वो शुरू होता था सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे मैं उठ के स्कूल के लिए रेडी वेडी होती थी, स्कूल जाती थी, एंड फिर आते आते 3 बज जाते थे। फिर 3 बजे किसी तरह बस खाते पीते बस बाहर निकले, कोचिंग के लिए निकले 4 बजे, एंड 4 बजे से लेके 8 बजे तक कोचिंग, किसी तरह 8:30 बजे तक रात को घर आए, किसी तरह बस स्कूल का होमवर्क करा, स्कूल के प्रोजेक्ट्स करे, स्कूल के फाइल्स बनाई, एंड फिर कोचिंग के होमवर्क करे, कोचिंग का रिविजन किया, एंड बस उसी को करते करते दोबारा रात के 12 बज गए एंड दिन खत्म। सांस तक लेने का टाइम नहीं था, इतना स्ट्रेसफुल पीरियड था। एंड कोचिंग में भी उसके बाद एग्जाम्स शुरू हो गए, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट, सेमिस्टर टेस्ट, इतने सारे टेस्ट की नाम याद रखना मुश्किल है, लेट अलोन की टेस्ट में सिलेबस क्या आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट था। एंड स्कोर्स तो मेरे बहुत ही गंदे आते थे। वो एरोगेंट इशिता जो हमेशा टॉप करती थी वो तो चल बसी थी, लेकिन अब मेरे बहुत ही गंदे आते थे। अगर 80 स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती थी तो मेरी रैंकिंग आती थी अराउंड 75 या 74, ऐसी ही आती थी। मैंने चूज़ किया बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मुझे उस समय पे ज़्यादा अर्जेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो मैंने बोर्ड एग्जाम चूज़ किया ना। मैंने तो चूज़ कर लिया ना, अब बात थी कि मैं पापा को कैसे बताऊँ, क्योंकि जस्ट लाइक एनी मिडिल क्लास इंडियन डैड, वंस यू पे यू स्टे, एक बार पैसे दे दिए तो वहीं रुकना है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा को कैसे बोलूं कि मैं और कोचिंग नहीं जाना चाहती। पापा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मेरे में, पापा बहुत ज़्यादा एंग्री थे। पापा वाज लाइक कि हर कोई कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रही। और मैं कैसे बताऊं, हर कोई कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, एज आई सेड, सबकी अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपने स्ट्रेंथ होते हैं, अपने वीकनेस होता है, और मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने दिया नीट 2018, जिसमें मेरे आए 375 मार्क्स।
बहुत ही बुरे मार्क्स है, बहुत ही खराब रैंकिंग है। डैड अगेन थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। अब बात थी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें। अब मुझे पता है कि मैंने नीट के लिए उतना अच्छा सा प्रिपरेशन नहीं दिया था जो मैं अब देना चाहती थी एक ड्रॉप ईयर लेके। सो मैंने डैड को बोला कि अब मैं एक एक्चुअल अटेम्प्ट पूरा पूरा अपने डेडिकेशन से नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। मुझे भी यही लगता था, मुझे भी लगता था कि अब स्कूल का प्रेशर हट गया है, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर हट गया है, तो अब मैं टोटली फोकस कर सकती हूँ नीट पे। बट हाउ रॉन्ग आई वॉज। मेरे से ज़्यादा गलत और कोई नहीं था। नीट के लिए जो ड्रॉप ईयर लोग लेते हैं, इट इज़ अबाउट स्टडीज़। स्टडीज़ के बारे में तो है ही, अपने तुम्हारी फोकस के बारे में तो है ही कि तुम कितनी अच्छी से पढ़ाई करते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं या नहीं, उसके बारे में तो है ही नहीं, है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा इट इज़ अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल डिसिप्लिन। जब तुम देखते हो कि यू आर लेफ्ट बिहाइंड, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, जो तुम्हारे सारे पीयर्स थे, वो आगे बढ़ गए हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में चले गए हैं, फ्रेशर्स कर रहे हैं, अपने न्यू न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू जगह घूम रहे हैं, न्यू एक्साइटिंग चीज़ें कर रहे हैं, एंड तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हो एनसीईआरटी के साथ, जहाँ पे वो तुम्हें समझ भी नहीं आ रही और तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ी। सो यू आर जस्ट स्टक एट द सेम प्लेस एंड बाकी सब आगे बढ़ गए हैं। नीट इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि वहाँ पे सब प्रे करते हैं कि तुम्हारा डाउनफॉल हो, ताकि वो तुमसे एक स्टेप आगे बढ़ पाए। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नीट इज अ होल डैम वॉर, जहाँ पे सब बस वेट कर रहे हैं कि एक वीकनेस दिखे तुम्हारे सामने वाले ओपोनेंट में और वो तुम उसको गिरा के तुम आगे बढ़ पाओ। इतना कॉम्पिटिटिव होता है नीट। मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, मोस्टली डाउन्स ही थे। मोस्ट पीरियड्स में मुझे बस खराब लगता था, डिप्रेस लगता था लोगों को देख के कि सब आगे बढ़ गए और मैं यहाँ पे एक फेलियर की तरह फील कर रही हूँ। माई मॉम गेव मी माई मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट दिया मम्मी ने, ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर पाऊँ एंड रख पाऊँ कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। मैंने नीट 2019 दिया एंड नीट 2019 में मेरे आए 513। अगेन अ बिग फेलियर, इतना बड़ा फेलियर कि मैं क्या बताऊं। मुझे लगा था कि एक ड्रॉप ईयर इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि मैंने एक साल लिया, होल्डली डेडिकेटेडली फोकस किया अपने नीट एग्जाम पे एंड फिर मैं डेफिनेटली पास कर पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली में ड्रॉप ईयर एक गैम्बल ही होता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा था कि मैं इस गैम्बल को पार कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई फेल्ड इन नीट 2019। सो अब क्या। नाउ आई वॉज फेस्ड विद अ ह्यूज डिलेमा कि अब मैं क्या करूं। मैं ऑलरेडी एक ईयर ले चुकी हूँ जहाँ पे मैंने कहा अपने पेरेंट्स को कि मैं होली डेडिकेटेडली अपना सारा फोकस टाइम दे के पढ़ना चाहती हूँ, एंड ये करने के बाद भी मैं फेल हो गई। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं छोड़ दूँ? क्या मैं अपनी ड्रीम्स पे गिव अप कर दूँ? क्या मैं भूल जाऊँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी इतने बचपन से? सब कुछ भूल जाऊँ, कुछ और कर लूँ? लेकिन अगर मैं कुछ और करूँगी तो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा क्या, कि इशिता गेव अप। ये चीज़ ना मुझसे हजम ही नहीं हो रही थी। तो मैं क्या करती? मैंने अपने आप को बिठाया एंड मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करा कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, जो मैं ये नीट एक पूरा ईयर लेने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गई। सो आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड मुझे फाइनली अपनी गलती मिली। मैंने देखा कि ड्रॉप ईयर में मैंने काफ़ी सारे सीनियर्स एंड टॉपर्स के एडवाइस लिए थे ब्लाइंडली। ये थी प्रॉब्लम। टॉपर्स एंड सब ने बोला था कि क्या करो, कि फिजिक्स पे फोकस करो, बायोलॉजी तो हो ही जाती है। एंड मैंने ये एडवाइस ब्लाइंडली ले ली, नॉट नोइंग कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी एंड बायो वीक थी। तो मैंने ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस कर दिया, जो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, एंड जो मेरा वीक पॉइंट था बायोलॉजी, उस पर मैंने फोकस ही नहीं किया। तो यहाँ हुई थी मेरी गलती। सो मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि वंस यू कम एट अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें फील होता है कि योर बेस्ट इजंट गुड इनफ, वो टाइम है कि तुम अपनी प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी चेंज करो। वो ही टाइम है कि तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो एंड तुम्हारा टाइम है गेम प्लान चेंज करने का। सो वही किया मैंने अपने आप में डिसाइड किया कि आई नीड अनदर चांस टू वर्क ऑन माई मिस्टेक्स। मेरा सेकेंड ड्रॉप ईयर का जर्नी। सो सेकेंड ड्रॉप ईयर में मैंने दोबारा कोचिंग में एनरोल किया।
रूटीन सेम था लेकिन थोड़ा सा बेटर लग रहा था क्योंकि फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अब बेटर होने लगी थी क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे एंड मुझे अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अब मालूम थे। मुझे पता था कि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मुझे फिजिक्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, मुझे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी में। नाउ यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट्स कहते हैं कि एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, हो जाता है, एंड शायद उनके लिए हो जाता है, बट मैंने रियलाइज़ किया मेरे लिए नहीं होता। मेरा वीकेस्ट पॉइंट है मेमोराइजेशन। मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ठीक है, वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करा ही जा सकता है। ठीक है, अगर बाकी बच्चों का 5 मिनट में हो जाएगा कुछ, तो मेरा फाइन आधा घंटा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो मैंने यही रियलाइज़ किया, मैंने अपना सारा का सारा जो एफर्ट है वो मैंने फोकस किया अपने वीक पॉइंट पे, यानी कि बायोलॉजी पे। धीरे धीरे मेरे स्कोर अच्छे आने लगे, इम्प्रूव होने लगे एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगी। मुझे लगने लगा कि सब कुछ थोड़ा हैप्पी हैप्पी होने लगा है। मुझे लगने लगा कि फाइनली एक रिलेशनशिप के आने के बाद सब कुछ थोड़ा अच्छा लगने लगा है। बाकी सब प्रिपरेशन सही चल रही है, लेकिन एक कंपेनियन मिल गया है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा बैलेंस कर रही हूँ अपना रिलेशनशिप एज वेल एज माई स्टडीज़। बट हाउ रॉन्ग आई वॉज। धीरे धीरे हमारे फ्रेंडशिप में भी एंड हमारे रिलेशनशिप में भी क्या आने लगी, बहुत ज़्यादा फाइट्स आने लगी एंड हम दिन रात लड़ने लगे। ऑन आवर्स ऑन एंड हम जस्ट फाइट करते थे एंड उससे भी ज़्यादा घंटे लगाते थे हम उसको सुलझाने में। बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी जो मैं पढ़ाई में दे सकती थी, वो अब चली जा रही थी रिलेशनशिप के फाइट्स में एंड स्टूपिड थिंग्स में। एंड दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज कि हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एडिक्टेड हो गई हूँ, मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था, ओनली सोर्स ऑफ कंपेनियनशिप था। मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा था वहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रही थी। फाइनली मेरी मॉम को पता चल गया एंड जब मेरी मॉम को पता चल गया, शी वॉज जस्ट फ्यूरियस, शी वॉज एंग्री विथ मी। मम्मा ने मुझे ऐसे पकड़ के बोला, क्या कर रही हो तुम? एंड आई वॉज जस्ट सम स्मिटन कैट। आई वॉज लाइक कि सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है, मैं बैलेंस कर पा रही हूँ। मम्मी कह रही कि तू मुझसे तो झूठ बोल ही रही है, तो खुद से भी झूठ बोल रही है अब। एंड मम्मी ने फिर मुझे कहा कि हमसे तूने इतना बेग किया, हमें इतना बोला कि मुझे एक और चांस दे दो, मुझे अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चल गया है। हमने सबके ताने सुने, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सबके ताने सुने कि टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो, इसको एक और ड्रॉप ईयर देके। तुमने इतना बेग करा, हमने तुम्हें एक चांस दिया एंड नाउ यू आर जस्ट वेस्टिंग इट ऑन सम गाय, सम टेम्पररी गाय, जिससे तुम 2 दिन बाद बात भी नहीं करने वाली शायद। एंड आई वॉज जस्ट लाइक ऐसा नहीं है, मैं बैलेंस कर पा रही हूँ। लेकिन मम्मी ने मुझे रियलाइज़ किया कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन फिर भी हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता था, दिमाग लगता था थोड़ा सा भारी हो गया है विद द पेन। तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि फोकस तो पता है पढ़ाई है, ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन दर्द नहीं जा रहा। मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा होता था कि मैं डे टाइम में पढ़ाई करती थी एंड नाइट टाइम में सिर्फ रोती थी कि हाय मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। And धीरे धीरे I came to a point where I decided कि I had to control this. I have to control this pain, the thoughts of these breakup. मैंने अपने लिए क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि अपने टाइम टेबल में मैं इस टाइम से इस टाइम पे सिर्फ रोऊंगी एंड इसी बारे में सोचूंगी। मैं टाइमर लगा लेती थी, लेट्स से 15 मिनट 20 मिनट, एंड उस 15 मिनट 20 मिनट में मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ रोती थी एंड सिर्फ ग्रीफ मनाती थी अबाउट द लॉस ऑफ माई रिलेशनशिप। एंड जैसे ही वो टाइम अप हो जाता था, आई वॉज लाइक ना, अब टाइम अप हो गया है, अब मैं पढ़ाई करूंगी। ठीक है, एट स्ट्रेच 2 घंटे नहीं पढ़ पाई, बट 1 घंटा तो पढ़ पाती थी, 1 घंटा पढ़ती थी, फिर दोबारा खुद को टाइम देती थी 15-20 मिनट्स, फिर रोती थी, फिर दोबारा पढ़ाई करती थी। दिस वॉज माई वे ऑफ डीलिंग विद इट। फाइनली उसके बाद पता चला कि नीट का जो डेट है वो पोस्टपोन हो गया है क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया है। दैट वॉज अनदर बिग फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या गोल लेके आगे पढ़ाई करूं। एक डेट होता है तो उस हिसाब से हम टाइम टेबल बनाते हैं, 3 months टू गो, 2 months टू गो, 1 month टू गो, लेकिन अब कोई मंथ नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो मैं क्या देख के पढ़ाई करूं। बहुत डिफिकल्ट था। देयर वर टाइम्स जब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन ऑन डेज में जब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, तब मैं खुद को जस्ट असेस करती थी। मैं सेल्फ टेस्ट पेपर्स करती थी एंड एग्जाम्स करती थी, देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। एंड खुद के रिजल्ट देख के पढ़ने का मन कर जाता था जब मैं देखती थी कि मैं नीचे ड्रैग हो रही हूँ। इस तरह धीरे धीरे पढ़ते मैं आगे बढ़ी एंड मैंने कभी गिव अप नहीं किया स्टडीज़ पे एंड मैं पढ़ाई करती गई। फाइनली नीट 2020 का डेट आया 13 सितंबर
एंड फाइनली विद अ डेट इन माइंड आई हैड टू बी मोर फोकस्ड एंड मोर डेडिकेटेड कि अब पढ़ाई करनी है, एंड एक नया टाइम टेबल बना के मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने कभी गिव अप नहीं किया एंड मैं पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। नीट 2020 मैंने दे दिया एंड देन उसके बाद था वेट रिजल्ट का। उसके बाद रिजल्ट जब आने वाले थे, मैं जस्ट अपने रूम में लॉक करके बैठी थी एंड ना मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, ना कुछ पीने का, ना सोने का, ना बैठने का, ना खड़े होने का, कुछ मन नहीं कर रहा था। जस्ट मेरे पेट में ऐसा लग रहा था जिसे ना किसी ने मुक्का मार दिया हो। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। देयर वर ह्यूज क्वेश्चंस ऑफ व्हाट इफ़ इसके बाद भी मैं ना कर पाऊँ, व्हाट इफ़ मेरा रिजल्ट ख़राब आए, व्हाट इफ़ इतना बड़ा चांस लेने के बाद भी मैं फेल कर जाऊँ, एंड व्हाट इफ़ ये रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही लंबा ड्रैग हो गया हो एंड मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हार्म कर दिया हो। सो नाउ व्हाट नाउ, बट वेट करते रहना था। फाइनली नीट 2020 का रिजल्ट आया एंड ओ माई गॉड, रिजल्ट वॉज 637, रैंक ऑफ 6639, एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी विद द रैंक ऑफ अंडर 10,000। मुझे पता था कि अब मुझे एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज में एंड अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। एंड मैंने ये रिजल्ट अपने पेरेंट्स को बताया। दे वर ऑल्सो सो एक्साइटेड, सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी। सब रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता रहे हैं हमारी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। मैंने मेहनत की एंड फाइनली आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पे मैं अपने ड्रीम को अचीव करने वाली हूँ। अब मेरे और डॉक्टर बनने के ड्रीम में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का डिफरेंस रह गया है। मुझे एडमिशन मिला इन कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता वाया ऑल इंडिया काउंसलिंग। सो हम एडमिशन कराने गए एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी। मुझे लगा था कि अब ये मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है एंड सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ एंड अब सिर्फ न्यू जर्नी एंड न्यू एक्साइटिंग थिंग्स होने वाले हैं। लेकिन आई वॉज जस्ट सो रॉन्ग। जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तब एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था, तो क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी ना। फर्स्ट ईयर में हमारे 3 बिग सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से सबसे बड़ा हैवी सब्जेक्ट जो है वो है एनाटॉमी, जो मुझे क्या बताऊं इतना डिफिकल्ट है कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मुझे अभी भी वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एंड तब ऑनलाइन क्लासेस थी तो कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था। थ्योरी नहीं करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो तुम्हें थ्योरी समझ नहीं आएगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कैसे करते हैं इस एनाटॉमी को, एस कैसे करूं। काउंटलेस यूट्यूब वीडियोस देखे, लेकिन सब ने कुछ एडवाइस दिए जो मैंने रियलाइज़ किया मेरे पे एप्लीकेबल अगेन नहीं है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फिर से अपने लिए एक न्यू गेम प्लान बनाना पड़ेगा। सो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विद डिफरेंट बुक्स। फाइनली मुझे एक बुक मिली जिससे मुझे एनाटॉमी समझ आने लगी, लेकिन तब तक इट वॉज टू लेट। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी एंड हमारे कॉलेज ने एक एक्सप्रेस वे पकड़ ली थी। एक हफ्ते के 3 क्लासेस में सारे के सारे यूनिट्स इतनी स्पीड से खत्म हो रहे हैं एंड सबको देख के लग रहा है सबको सब कुछ आता है, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं आता। आई वॉज जस्ट लाइक कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। टीवी में दिखाते हैं, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, कि फर्स्ट ईयर में जाके इतना सब कुछ होता है, फ्रेशर्स होता है, पार्टी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फन होता है। जो मैंने भी सपने देखे थे ड्रॉप ईयर में कि मेडिकल कॉलेज में जाके ये सब होगा, वो सब नहीं थे मेरे साथ। मेरे सारे बाकी जो बैचमेट्स थे वो सब तो फ्रेंड फन कर रहे थे, सर्कल्स में हैंग आउट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं ही ऐसा लग रहा था जस्ट एक्सक्लूडेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऐसे ग्लास बबल में हूँ एंड उस पार सब फन कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अटकी हुई बस सबको देख रही हूँ कि मेरे साथ कब होगा, मुझे कब अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और ऐसा नहीं हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ एमबीबीएस लेना। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ड्रॉप ईयर से वर्स था मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। मैंने स्टार्ट किया अपना इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जर्नी एंड वहीं से मैंने शेयर करना स्टार्ट किया अपनी स्टोरी, अपनी फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड मैं नीट को रिलेटेड ट्रिक्स शेयर करती थी, टिप्स शेयर करती थी, स्टडी मटेरियल शेयर करती थी, क्योंकि मेरे पास वही सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान था शेयर करने के लिए। आई फेल्ड माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्जाम्स एंड आई वॉज जस्ट सो सैड। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं ऐसी थी फिर से फेलियर। ऐसा लग रहा था कि मैं फेल ही फेल हो जा रही हूँ, कभी पास क्यों नहीं हो रही, फिर से फेल कैसे मैं हो गई। आई वॉज जस्ट सो अनहैप्पी एंड मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो फिर से प्लमेट हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सडनली लग रहा था कि सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सब पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी मैनेज कर रहे हैं, फन भी मैनेज कर रहे हैं, और मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही अपने इंस्टाग्राम को छोड़ के। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई वॉज जस्ट रेडी टू गिव अप ऑन एमबीबीएस। मैंने अपना बोरिया बस्ता बांधा
मैं चली गई घर, मैं दिल्ली चली गई। मैं अपने मन में था कि मैं नहीं जाने वाली कॉलेज, हो गया मेरा मेडिकल का ड्रीम था, हो गया मुझसे और नहीं हो रहा। मेरा मन नहीं था क्योंकि लोनलीनेस ने मुझे इतना ज़्यादा इनगल्फ कर लिया था। पढ़ाई अच्छी लग भी रही थी फिर भी कोई आउटकम नहीं आ रहा था एंड लोनलीनेस ने मुझे इनगल्फ कर लिया था। आई रियली वॉन्टेड टू गिव अप एट दैट टाइम, बट द वन पर्सन दैट वॉज देयर फॉर मी वॉज माई मॉम, जिसने मुझे हर एक डार्कनेस से निकाला। मम्मी ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मेरे को मेंटल सपोर्ट दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया। शी टुक मी आउट ऑफ दैट डार्क प्लेस। मम्मा ने मुझे कहा कि इशिता तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत किया, जस्ट रिमेंबर कि तुमने कितने ड्रॉप ईयर्स लिए हैं, कितने सबको कन्विंस किया था, सबके अगेंस्ट खड़े होकर तुमने बोला था कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एंड यू हैव वर्कड सो वेरी हार्ड टू कम हियर, एंड नाउ जस्ट वन एग्जाम एंड यू वॉन्ट टू गिव अप। एंड आई टुक हर वर्ड्स टू हार्ट एंड आई रियलाइज कि हाँ ये सही बात है। आई हैव वर्कड रियली रियली हार्ड एंड एक सेटबैक में मैं गिव अप नहीं कर सकती। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग वेरी 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 हार्ड एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग वेरी डेडिकेटेडली एंड थोड़ी ऐसे करके मुझे समझ आने लगी एनाटमी। एंड जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स कुड कम इन, मैंने रियलाइज़ किया कि रिव्यू के रिजल्ट्स आए एंड आई पास्ड। सो आई वेंट इनटू सेकेंड ईयर। नाउ इस तरह मेरी MBBS की जर्नी जारी है एंड नाउ आई एम इन फाइनल ईयर। अब इतनी लंबी जर्नी मेरी हो चुकी है एंड मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं, ऑलमोस्ट एवरी स्टेप ऑफ द वे में मैंने फेलियर्स देखे हैं। ड्रॉप ईयर में फेल देखे एंड MBBS लाइफ के अंदर आके भी बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन इन फेलियर्स ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है मेंटली कि अब मुझे ना डर ही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, फेल है तो इट्स द टाइम टू चेंज योर गेम प्लान, टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। नया प्लान बनाने का टाइम आ गया है क्योंकि गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। थैंक यू जोश टॉक मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सो दैट आई कैन टेल माई स्टोरी टू द वर्ल्ड। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।